वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 सितंबर 2021। आज के इस वीडियो में 9 और 10 सितंबर 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य से बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात के सूरत से यह ट्रेन को बिहार के लिए रवाना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर था और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को जो वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हुआ था, इसके पीछे ये मत सोचिएगा आप लोग कि सर का बर्थडे था तो इसीलिए चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया और मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दिया। तो सभी लोगों का तहे दिल से शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। अब यहाँ पर मैं वीडियो चैनल पे क्यों नहीं आया ये आपको बता दूँ। दरअसल 9 तारीख को ही, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ तो रात में ही वीडियो को तैयार करना होता, तब ये वीडियो सुबह अपलोड हो जाता है। तो हुआ ये कि लगभग 1 से 2 बजे के मध्य ये मतलब रात्रि में अचानक मेरे फैमिली में बड़ी सिस्टर का तबीयत खराब हो गया। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी से बड़ा कोई भी इमरजेंसी नहीं होता है। तो रात में इतने बजे मेडिकल इमरजेंसी होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ा और मैं खुद ज़्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर का कहना था कि 3 यूनिट ब्लड लगेगा, तो वो भी व्यवस्था करना था। मैं खुद ब्लड देके आया हूँ, तो इसी वजह से ये वीडियो चैनल पे मतलब लाने में देरी हुई थी। हालांकि इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्नों को कवर किया। आपको मतलब कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहीं से करंट अफेयर्स पढ़ना, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं आप लोगों के साथ यूं ही लगा रहूँगा। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आप लोग अपने मतलब कि प्यार और सपोर्ट मेरे प्रति बनाए रखिएगा और यहाँ पर इसी प्रकार से मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा, ये प्रश्न है कि बिहार सरकार राज्य में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए कितने रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का लाभ दे रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऋण दिया जा रहा है ये 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन नंबर ई को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार राज्य में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट ऋण का लाभ दे रही है। यहाँ पर ये आप आंकड़े याद रखिए, 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक के ये मतलब कि ऋण उपलब्ध किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे कंडीशन ये भी है सब्जी मतलब कि उत्पादक किसानों के लिए। ठीक है, सब्जी उत्पादक किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था किया गया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा गया किसानों के पास फसल बोने के समय सबसे बड़ी समस्या पूंजी की होती है, जिसमें कि बीज खाद वगैरह के लिए उनके पास पैसों की कमी ना हो। इसके लिए बिहार सरकार ने मतलब ये पहल की शुरुआत की है, फिर पहल की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी को मतलब कि इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने एक घोषणा किया है और इसके तहत पहले चरण में 20 जिलों के 25,000 सब्जी उगाने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में 20 जिलों के 25,000 सब्जी उगाने वाले किसानों को। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा गया कि पहले केवल अनाज उत्पादक किसानों को ही केसीसी दिए जाने की व्यवस्था थी, यानी कि ये ऋण दिए जाने की व्यवस्था जो थी पहले केवल अनाज उत्पादकों को ही मतलब देने की व्यवस्था थी और फिर सरकार ने इसमें बदलाव किया और इस योजना से पशुपालकों को जोड़ा। अब नई व्यवस्था में सब्जी उत्पादक किसानों को इस योजना में लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी आप याद रखें। पहले इसमें अनाज उत्पादक थे, फिर पशुपालकों को जोड़ा गया सरकार द्वारा। अब अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया कि सब्जी उत्पादक किसान जो भी हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इनको इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के कुमार सौरव का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के दरभंगा जिले के सौरव कुमार का नाम। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के योग प्रशिक्षक कुमार सौरभ ने योगासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और जिसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये मतलब कि रिकॉर्ड कैसे दर्ज हुआ, यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा गया उनका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा देर 15 मिनट तक रस्सी के सहारे चक्रासन में रहने के तौर पर दर्ज हुआ है। यहाँ पर आप ये याद रखिए 15 मिनट तक सबसे ज़्यादा
चक्रासन में रहने मतलब कि रस्सी के सहारे चक्रासन में रहने वाले के तौर पर इसे मतलब कि रिकॉर्ड को इन्होंने कायम किया और जिस वजह से इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा गया, उन्होंने यह रिकॉर्ड 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में बनाया था, यानी कि 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर 2021 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि वे पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के छात्र रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में वे चेन्नई के सर्वा योगा में प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 36,000 लोग शामिल हुए थे। अब यहाँ पर ये संबंधित जानकारी जितने भी है इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम से बहुत अच्छे तरीके से होगी और सुनियोजित तरीके से होगी। तो संबंधित चीज़ें भी आप लोग पढ़िए। ऐसा बहुत लोग होते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन को देखते हैं सिर्फ और क्वेश्चन को ही मतलब क्वेश्चन और आंसर को ही मतलब अपनी कॉपी में नोट करते हैं या फिर इसकी तैयारी करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आपको हूबहू एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो संबंधित जानकारी जितने भी होते हैं सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से याद कीजिए, इसे समझिए और इसे मतलब कि देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आगामी परीक्षा में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दोबारा कहीं से भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। सभी जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही साथ सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में अरेंज किया, आप जाकर चैनल पर सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कितने एजेंडों पर मोहर लगी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 एजेंडों पर मोहर लगी है अभी हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मोहर लगी, जिनमें प्रमुख एजेंडों को यहाँ पर मैंने ऐड किया। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति। ये आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी के माध्यम से अब हेडमास्टर की नियुक्ति होगी जो कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। तो ये एक मतलब कि यहाँ पर एजेंडा पर मोहर लगी। दूसरा हमारा है कि जमीन की मापी में गड़बड़ी को रोकने के लिए ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन से जमीन की मापी, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत चुनाव में ईवीएम के लिए पिंक पेपर सील का मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से नामांकन के आधार पर करे जाने की स्वीकृति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 7 शैक्षणिक केंद्रों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ संविलय करने तथा आदि की स्वीकृति दी गई। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ जो 4 से 5 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को ऐड किया है, ठीक है। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है। यह विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख के आई होप कि आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको यकीन नहीं होगा, शायद मैं आपको यकीन दिला पाता। अभी रात का 3 बज रहा है और मैं हॉस्पिटल से भी लगभग समझिए कि 12 बजे आया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को तैयार किया और उसके बाद इसको पीपीटी में डाला और ये सारा फॉर्मेट बनके तैयार हुआ है, जो कि मुझे 3 घंटे का समय उधर लगता है लिखने और साथ ये तैयार करने में, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे देरी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद भी आ रहा है, बहुत थका हुआ हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखा गया है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ को प्राप्त करके वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं और यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक बार मैं रिपीट जरूर करूँगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा आगे लिखा गया कि इसे शिक्षा पर्व 2021 के अवसर पर लॉन्च किया गया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह शिक्षक पर्व 5 सितंबर से शुरू होकर के 17 सितंबर 2021 तक चलेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि शिक्षा पर्व के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी शायद परसों वाला वीडियो में आपको बताया था, जो कि शिक्षा पर्व की जो घोषणा किया गया शिक्षा पर्व के रूप में मनाने की। तो ये आप यहाँ से ये अवधि याद रखें, 5 सितंबर से शुरू होकर के 17 सितंबर 2021 तक ये चलेगा। और इसी अवसर पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि तालिबान के हाल ही के घोषणा के अनुसार, 2 बार यहाँ पे लिखा गया, तो हाल ही के घोषणा के अनुसार अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होंगे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होंगे।
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुल्ला हसन अखुंद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने नई कार्यवाहक सरकार की घोषणा किया है और अंतरिम मंत्रिमंडल में मुल्ला हसन अंखुद ने बल्कि अखुंद नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे, यह भी हाल ही में घोषणा किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और ऐड किया गया है जो कि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि मंत्रिमंडल में किसी भी महिला सदस्य को शामिल नहीं किया गया है, तो ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट है। अगला है कि तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा सरकार के प्रमुख नेता होंगे। ये नाम आप याद रखिए, तालिबान सरकार का जो मतलब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो प्रमुख नेता के तौर पर जो होंगे ये होंगे हिबतुल्लाह अखुंदजादा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि और इसके अतिरिक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे अफगानिस्तान के ये होंगे मुल्ला हसन अखुंद, जबकि अगर हम बात करें उप प्रधानमंत्री की तो उप प्रधानमंत्री के तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी ये नए उप प्रधानमंत्री होंगे तालिबान के। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट मैंने ऐड किया है, जबकि कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि अफगानिस्तान के मतलब कि नए गृह मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को एक गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया अमेरिका ने इस हक्कानी नेटवर्क को वैश्विक आतंकवादी संगठन बताया। अभी हाल ही का ये मतलब न्यूज है और अमेरिका ने इस पर $50 लाख का इनाम भी रखा है। हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका के द्वारा $50 लाख का इनाम भी रखा गया है। तो ये संबंधित जानकारी अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल में प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूपेंद्र यादव। अब यहाँ पर जानते हैं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। प्राण नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया इस प्राण पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है, ताकि सभी मतलब नागरिकों को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया इस पोर्टल को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसके बारे में हालांकि मैंने आपको नहीं बताया है। अब यहाँ पर बताइए कि इसका जो मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है इस पोर्टल को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर लॉन्च किया गया, तो ये डे कब मनाया जाता है, ये मुझे आप लोग यहाँ पर आप चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। ये प्रश्न है हाल ही में कब विश्व साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं सभी संबंधित चीज़ों को। तो साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। और यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय अर्थात जो थीम इसका है ये आपको याद रखना है। ये थीम है डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना। ये 2021 का राष्ट्रीय विश्व साक्षरता दिवस का थीम है डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना, इसका मतलब थीम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था और इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को यानी कि विश्व साक्षरता दिवस के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दोनों दिवस को यहाँ से आप याद रखें। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है। बताएं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में ये मतलब बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा मनीष सिसोदिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है और यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। ये आप यहाँ पर याद रखिए, इस योजना या फिर इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है या फिर इसका जो उद्देश्य है, यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया कि इसके तहत छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ बीज राशि यानी कि सीड मनी प्रदान की जाएगी और इसे उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के
तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत 11 और 12 के यानी कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि यानी कि सीड मनी प्रदान की जाएगी, मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये मतलब कि शुरू किया गया, जो कि व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि या फिर सीड मनी प्रदान किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये पहल अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की है जिसे कि लॉन्च किया है। इसका नाम आप याद रखिए, इस कार्यक्रम का नाम है बिजनेस ब्लास्टर और इसे लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है, निम्न में से वे किस राज्य की राज्यपाल थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे उत्तराखंड की राज्यपाल थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है। वे 26 अगस्त 2018 से इस पद पर थी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसी भी राज्य में अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल अपना मतलब इस्तीफा प्रदान करता है, मतलब ये इस्तीफा जो सौंपते हैं ये राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। राज्यपाल लेवल के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न सबसे पहले ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, जो कि 10 सितंबर 2021 को लॉन्च होगा। ये आज लॉन्च होगा और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से 10वें नंबर से लेकर के 18वें नंबर तक के जितने भी प्रश्न है इसमें मैंने मतलब एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, हालांकि मैं असमर्थ रहा इस चीज़ को करने में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, एक्सप्लेनेशन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास समय नहीं था और वीडियो भी लाना था एक दिन। हालांकि 9 सितंबर वाला ऑलरेडी गैप हो चुका था, तो ये जरूरी था और इसीलिए यहाँ पर मैंने हालांकि क्वेश्चन को सारे को ऐड किया है लेकिन एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ इस तरह से जनवरी से लगा हूँ, आप सारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, एक भी दिन का बीच में गैप नहीं हुआ है, सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। हालांकि अभी जो मेडिकल इमरजेंसी आई, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुविधा हो जाती है किसी भी फैमिली के लिए। अगर आप लोग इस परिस्थिति से गुजरे होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बखूबी मतलब जानते होंगे कि किस तरह से दिक्कत होता है इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग खुद से इसका मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन होगा, हालांकि मैंने प्रश्न को ऐड कर दिया है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जोड़ सकते हैं खुद से। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद की अध्यक्षता के 5वें विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए हाल ही में कहाँ पहुंचे हैं? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये अभी हाल ही में वियना पहुंचे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बना है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्यूबा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की अध्यक्षता में मानव, पृथ्वी और समृद्धि विषय पर आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया? तो इस G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भी हाल ही में भारत की ओर से मनसुख मांडविया ने भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 14वां नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ जारी किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस पुस्तक के जो लेखक है या फिर लेखिका है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजेलिना जोली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक समझौता यानी कि प्लास्टिक फैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भारत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? यह घोषणा अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री निम्नलिखित में से किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है? यह हाल ही का न्यूज है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह में अभी हाल ही में सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री ये पहुंचा है चट्टोग्राम बंदरगाह। तो आपको ध्यान रखना ये बांग्लादेश से संबंधित है चट्टोग्राम बंदरगाह, तो यहीं पे अभी हाल ही में ये पहुंचा है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे आप चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं सारी चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें P21 लिख के मैसेज कीजिए, डेमो PDF मंगा के देखिए, और यहाँ पर आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। और इस आगामी परीक्षा को ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है, तो आप यहाँ से तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये 24 घंटा ओपन रहता है। यहाँ पर जो मतलब इसमें कार्य करता है वो हमेशा 24 घंटा ओपन रहता है। कभी भी आप यहाँ पर कुछ भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कॉल करने की छूट नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो से अगर हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।